So today, next we will see space wave propagation. That is our last type of propagation. शुरू में हमने देखा था हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, देन सेकंड स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज द स्पेस वेव प्रोपेगेशन. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब हमें क्या करना है, स्पेस से ट्रांसमिट करना है. ओके, सो उसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन. नाउ लेट अस सी द स्काई वेव प्रोपेगेशन कैनॉट टेक्स प्लेस अबव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज. देखो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर हमारा जो प्रोपेगेशन है, स्काई वेव प्रोपेगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी अगर सपोज हमने बढ़ाई सिग्नल की, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता, वो सीधा आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्रैक्ट होकर ऊपर चला जाता है. तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्काई वेव प्रोपेगेशन हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज द आयनोस्फीयर कैनॉट रिफ्लेक्ट बैक सच अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड ग्राउंड वेव डाइज. तो ग्राउंड वेव डाइज हो जाती है, कम हो जाती है, एटोनेट हो जाती है आउट नियर द ट्रांसमिटिंग एंटेना itself ड्यू टू द वेव फ्रंट टिल्टिंग. तो वहाँ पे क्या होता है, वो सिग्नल रिसीव नहीं होता, वो अटेन्यूट हो जाता है. हेंस एट द फ्रीक्वेंसीज अबव 30 मेगाहर्ट्ज स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज यूज. देखो 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे सिग्नल को हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन मोड में ट्रांसमिट करेंगे, या उसको लाइन ऑफ साइट में ट्रांसमिट करेंगे. अब देखो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है. ये अर्थ है हमारी, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है अर्थ का, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है, और ये रिसीविंग एंटेना है. ओके, ट्रांसमिटिंग एंटेना की हाइट है HT एंड रिसीविंग एंटेना की हाइट है सपोज HR. अब सपोज दोनों की भी हाइट सेम ही है. अब अर्थ कैसी है, स्फेरिकल नेचर की है. अर्थ स्फेरिकल होने के कारण सपोज अब ये एंटेना यहाँ पे है, उसकी ये हाइट है, और रिसीविंग एंटेना यहाँ पे है, ये उसकी हाइट है. ओके, और जब ये सिग्नल ट्रांसमीटर से जब रिसीवर को हम अगर डायरेक्टली एक ही लाइन में सपोज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे ना होपिंग हो रही है, ना सिग्नल किसी आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, वो डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीविंग एंटेना को ट्रांसमिट हो रहा है एक ही लाइन में, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रहते हैं, यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर होने के कारण सपोज यहाँ से ट्रेवल होके वो यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे. तो ये जो डिस्टेंस रहता है स्मॉल डी, यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले स्मॉल डी, और ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी मतलब क्या, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड फॉर द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन डी. क्योंकि अगर डी से ज्यादा अगर ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना में अगर डिस्टेंस रहा, तो ये अर्थ का कर्वेचर बीच में आने के कारण क्या हो जाएगा, ये सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट नहीं होगा. तो ये डी क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर टू कम्युनिकेट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर इन लाइन ऑफ साइट मोड. और ये डी क्या रहता है, ये डी इज नियरली इट इज अबाउट हाफ दैट ऑफ द कैपिटल डी. तो देखो द स्पेस वेव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय द स्पेस वेव और डायरेक्ट वेव एज शोन. द वेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटेना टू रिसीविंग एंटेना. वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है. द डायरेक्ट और स्पेस वेव आर नॉट रिफ्रैक्टेड लाइक स्काई वेव, नॉर डू दे फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ लाइक ग्राउंड वेव. वो ग्राउंड वेव जैसा कर्वेचर भी फॉलो नहीं करेंगे, या स्काई वेव से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी नहीं आएंगे. ओके, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक. ड्यू टू स्ट्रेट लाइन nature of the space wave, they will at some point be blocked due to the curvature of earth. वो अर्थ के कर्वेचर की वजह से कभी कभी क्या हो जाएंगे, ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ द स्पेस वेव, दे विल सम पॉइंट बी ब्लॉक ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ. तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से ब्लॉक भी हो सकते हैं. अगर सपोज ये एंटेना यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. अब सपोज ये हमारा ये अर्थ है, तो दिस इज अवर अर्थ. अब ये अर्थ में ये सपोज हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना है. लेट मी शो यू, दिस इज सपोज अवर ट्रांसमिटिंग एंटेना, यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा रिसीविंग एंटेना है. तो अब ट्रांसमिटिंग एंटेना से अगर रिसीविंग एंटेना को हमें डायरेक्ट सिग्नल अगर भेजना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर है. ये एक ही लाइन में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ट्रैवल हो सकता है, ये एक ही लाइन में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होगा.
पर ये एंटेना तो इधर रह गया, तो ये सिग्नल यहाँ पे ट्रैवल, यहाँ पे रिसीव नहीं होगा ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए हमें ये अर्थ उसकी जो हाइट डिस्टेंस है दो एंटेना के, ट्रांसमिटिंग और रिसीवर एंटेना का, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर ज्यादा रहा तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि वो अर्थ के कर्वेचर की वजह से। ओके, देन नेक्स्ट, if the signal is to be received beyond the horizon, then the receiving antenna must be tall enough, as shown in the figure 6.8.1a. The skywave propagation is also called known as line of sight propagation. स्काई को लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। देखो लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, लाइन ऑफ साइट इन द स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीविंग एंटेना। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना में जो स्ट्रेट पाथ रहता है एक लाइन में स्ट्रेट, व्हेन अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हॉरिजॉन एज शोन इन, ये हॉरिजॉन डिस्टेंस बोलते हैं उसको, ये जो डी है उसको, ये हॉरिजॉन है हमारा, दैट इज कॉल्ड डी। ये हॉरिजॉन से अगर ज्यादा डिस्टेंस रहा तो वो सिग्नल अर्थ की कर्वेचर की वजह से वो रिसीव नहीं हो पाता। इसलिए जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू और लेस देन द हॉरिजॉन, दैट इज कैपिटल डी। तो ये है ट्रांसमिटिंग एंटेना और ये है रिसीविंग एंटेना। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन हो सकता है क्योंकि देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। देखो मल्टीपल पाथ, मल्टीपल स्पेस वेव प्रोपेगेशन। In practice, signal received at the receiving antenna is not just due to the direct ray coming from the transmitting antenna, but also due to the ground wave reflected. कभी कभी क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एंटेना से ये रिसीविंग एंटेना को जो वेव आती है, रिसीव होती है, वो डायरेक्ट पाथ से नहीं आती, कभी कभी वो इनडायरेक्ट पाथ से भी आती है। वो वेव सपोज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके भी आती है, तो इससे इंटरफेरेंस होता है, फिर फेडिंग होती है। देखो ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है और दिस इज द रिसीविंग एंटेना, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, दिस इज द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना। अगर उनकी हाइट कम ज्यादा है तो डायरेक्ट पाथ भी कभी कभी रिसीव होता है, और समटाइम ये सेम सिग्नल दूसरे पाथ पे या किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे रिसीव होता है। तो दो पाथ से यहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है, तो उसकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट होती है और उसकी वजह से फिर फेडिंग ऑकर होता है। दिस टाइप ऑफ रिसेप्शन इज ऑफन ऑब्जर्व इन टीवी सिग्नल रिसेप्शन। ये टीवी सिग्नल रिसेप्शन में कभी कभी ऑब्जर्व होता है। ड्यू टू डिफरेंट पाथ लेंथ ऑफ द डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, दे अंडरगो डिफरेंट फेज शिफ्ट, तो उसकी वजह से डिफरेंट फेज शिफ्ट होती है। द रिजल्टेंट सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीविंग एंटेना इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑल रेज रिसीव्ड एट द रिसीवर। तो जो भी डिफरेंट पाथ से आने वाले जो रेज रहते हैं, तो जब वो रिसीवर में रिसीव होते हैं तब उनकी वेक्टर एडिशन होती है। वेक्टर मतलब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी कंसिडर होता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल हॉरिजॉन। ऑप्टिकल हॉरिजॉन किसको बोलते हैं? एज शोन इन द फिगर 6.8.1a, मतलब ये फिगर 6.8.1a, ये फिगर में, ओके, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एज सीन इन द फिगर 6.8.1a, the optical horizon is the furthest point which can be seen by the transmitting antenna, that is distance small d is the optical horizon। ये जो small d का distance है उसको बोलते हैं optical horizon। मतलब इस point से ये ऐसा point है ट्रांसमिटिंग एंटेना का जहां से हमें वो रिसीविंग एंटेना का जो टॉप है वो दिखता है। अगर सपोज ये फर्दर अगर हमने इसका डिस्टेंस बढ़ा है, ये इधर लिया, सपोज इस साइड में अगर ये एंटेना को हमने लिया, तो हमें ये एंटेना नहीं दिखेगा। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल हॉरिजॉन, दैट इज स्मॉल डी। इफ द स्पेस वेव ट्रेवल्स ट्रूली इन स्ट्रेट लाइन, देन द मैक्सिमम रेंज ऑफ स्पेस वेव कम्युनिकेशन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑप्टिकल हॉरिजॉन। अगर वो एक ही पाथ में सपोज सिग्नल ट्रेवल हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें जो डिस्टेंस रहता है, the maximum range of space of propagation could be restricted to the optical horizon। तो ऑप्टिकल होरिजोन के उतना ही हमें क्या रखना पड़ता है, वो डिस्टेंस रखना पड़ता है दो एंटेना का। देन रेडियो होरिजोन, the radio horizon for the space wave is slightly greater than the optical horizon as shown in the figure 6.8.1d।
देखो 6.8.1D रेडियो होरिजोन क्या रहता है, ऑप्टिकल होरिजोन से थोड़ा ज्यादा रहता है। देखो ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये रिसीविंग एंटेना है, दोनों की हाइट है, ट्रांसमिटिंग एंटेना की हाइट HT, रिसीविंग एंटेना की हाइट है HR, और ये अर्थ का कर्वेचर है। ओके, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का कर्वेचर है। अब ट्रांसमीटर से रिसीवर में सिग्नल जो ट्रैवल हो रहा है, सपोज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, एकदम स्ट्रेट में, तो ये यहाँ से, ये ट्रांसमीटर से ये यहाँ तक, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल होरिजोन बोलेंगे, ये डिस्टेंस को ऑप्टिकल होरिजोन बोलेंगे। ठीक है, इससे अगर ज्यादा ये एंटेना की जो हाइट है ट्रांसमिटिंग की, अगर सपोज हमने और इस पॉइंट से सपोज और दूर ले लिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो हमें ये रिसीविंग एंटेना दिखेगा नहीं यहाँ पे, इट विल नॉट बी सीन, मतलब ये अर्थ का कर्वेचर बीच में आएगा। तो ये जो फर्देस्ट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है, जहां तक जिस डिस्टेंस से ट्रांसमीटर से रिसीव एंटेना दिखता है मतलब आंखों से दिखता है ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है। ओके, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल होरिजोन। रेडियो होरिजोन क्या रहते हैं, रेडियो होरिजोन थोड़ा सा कर्वेचर टाइप में रहता है, जितना अर्थ का कर्वेचर है या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उतने कर्वेचर से अगर वो सिग्नल ट्रैवल होता है, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये हाइट जो है ट्रांसमिटिंग एंटेना से रिसीवर तक, वो सेम ही रहनी चाहिए। देखो ये हाइट जो है, ये हाइट, ये सेम ही है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट और रिसीव एंटेना की हाइट सेम है। जैसे कर्वेचर ये ऊपर जा रहा है, वैसे वो ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो है, रेडियो वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी हाइट भी क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी हो रही है, मतलब वो कर्वेचर के नेचर का है। तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज इन द पाथ ऑफ अर्थ कर्वेचर, लाइक अ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, तो उसको बोलते हैं रेडियो हॉरिजॉन, इट इज कॉल्ड एज रेडियो हॉरिजॉन। और रेडियो हॉरिजॉन की जो लेंथ रहती है, वो ऑप्टिकल हॉरिजॉन से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। दिस इज लाइक ऑप्टिकल रे, दिस लाइक ऑप्टिकल रे स्ट्रेट, और ये जो है रेडियो वेव्स, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो हॉरिजॉन एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल हॉरिजॉन। ये ऑप्टिकल हॉरिजॉन और ये जो है कर्वेचर के फॉर्म में, दैट इज द रेडियो हॉरिजॉन। देन हाउ टू इंक्रीज द मैक्सिमम रेडियो रेंज, मैक्सिमम रेडियो रेंज कैसे इंक्रीज करनी है। द मैक्सिमम रेडियो रेंज Dmax कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनास। ऑब्वियसली एंटेना जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना की हाइट अगर हमने बढ़ाई, तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। द स्पेस वेव प्रोपेगेशन इज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन। देयर, in order to increase the radio range, the transmitting antenna is located on top of the mountain। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए हमेशा जो एंटेना रहता है वो माउंटेन के ऊपर उसको प्लेस किया जाता है। जैसे औरंगाबाद में जो महिषमाल है, महिषमाल में टीवी ट्रांसमीटर का एंटेना है, क्योंकि सो दैट वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। इसलिए ज़्यादा हाइट का एंटेना यूज करने से बेहतर है कि उसको माउंटेन पे प्लेस करो। माउंटेन ऑलरेडी ऊपर रहता है, तो उस पर अगर हमने एंटेना को अगर इंस्टॉल किया, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर ऑप्टिकल हॉरिजॉन क्या होता है, और रेडियो हॉरिजॉन भी बढ़ता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द टीवी ट्रांसमिटिंग एंटेना एट सिंहगढ़। अब ये सिंहगढ़ कहाँ पे, पुणे में है। सिंहगढ़ ये माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है पुणे में, तो वहाँ पे टीवी ट्रांसमीटर का एंटेना इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, शैडो जोन, नेक्स्ट इज द शैडो जोन। शैडो जोन क्या है, सिंस द स्पेस यू ट्रेवल वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दे एनी टॉल और मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज हिल, मतलब कोई पर्वत है बड़ा, या बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स, या कोई बड़े ट्रीज है, विल ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब उसको ऑब्स्टेकल बोल के उसको क्या करते, रोकते हैं वो, ऑब्स्टेकल बोल के काम करते, विल ऑब्स्ट्रक्ट द स्पेस व्यू, तो वो स्पेस व्यू को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स विल एब्जॉर्ब एज वेल एज स्कैटर द एनर्जी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रहती है उसको एब्सॉर्ब करते हैं, शोषण घेतात त्याला, और उसको स्कैटर करते हैं। देयरफॉर द शैडो जोन आर फॉर्म एज शोन इन फिगर। ये ट्रांसमिटिंग एंटेना हमने माउंटेन पे प्लेस किया है, और ये सपोज यहाँ पे हमारा घर है, और यहाँ पे हमें टीवी सिग्नल रिसीव करना है, और यहाँ पे कोई बड़ी हिल है, तो जब इस ट्रांसमिटिंग एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा,
तो ये इस हिल पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा और दूसरा सिग्नल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा, कोई इश्यू नहीं, पर यहाँ पे एक ही पाथ से सिग्नल रिसीव नहीं होगा, एक डायरेक्ट पाथ से होगा और एक इनडायरेक्ट पाथ से सिग्नल रिसीव होगा। पर अगर सपोज ये हमारा घर है तो यहाँ पे सिग्नल अगर उस हिल पे जो सपोज इंसिडेंट हो गया तो इस रीजन में हमें सिग्नल नहीं मिलता। ये जो लाइन दिख रही है आपको शैडो, ये शैडो जोन है, वहां पे सिग्नल रिसीव नहीं होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं शैडो जोन। शैडो जोन मतलब जहाँ पे ज्याला आपण सावली म्हणतो, परछाई, तो इट इज लाइक अ शैडो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे सिग्नल हमें रिसीव नहीं होगा या बहुत ही कम स्ट्रेंथ का सिग्नल रिसीव होगा। तो ये माउंटेन की वजह से सिग्नल स्कैटर भी होगा, यहाँ पे एक वेव का मल्टीपल रेज में कन्वर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ से रिसेप्शन होगा, उसकी वजह से फिर फेडिंग होती है और ये यहाँ पे शैडो इफेक्ट होगा। तो जो बड़े बड़े हिल रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको ऑब्स्टेकल बोल के वो काम करते हैं और उसकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, उसको बोलते हैं शैडोइंग इफेक्ट। द सिग्नल स्ट्रेंथ इज वेरी लो इन शैडो जोन, therefore the receiving antennas need to be taller to receive the adequate amount of signal। तो रिसीवर एंटेना की हाइट ज्यादा रहनी चाहिए। On the other hand, due to the reflection from the objects like buildings or tree, ghost images are seen on the TV screen। मल्टीपल पाथ में सिग्नल अगर रिसीव हुआ तो घोस्ट इमेजेस भी दिखते हैं। तो घोस्ट इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय difference in the path length and therefore in phase between the direct and reflected rays। एक रेज डायरेक्ट आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो उसकी वजह से घोस्ट इमेजेस दिखते हैं। घोस्ट इमेजेस मतलब क्या, ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर रहता है वो व्हाइट दिखता है और जो व्हाइट कलर रहता है वो ब्लैक दिखता है, उसको घोस्ट इमेजेस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ द स्पेस वेव्स। द स्पेस वेव्स आर यूजुअली हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पेस वेव क्या रहती है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन मतलब क्या कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट रहता है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर अर्थ के सरफेस को अगर पैरेलल है तो उसको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन हेल्प्स इन टू वेज। फर्स्ट इज दैट द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स इम्परफेक्शन आर लेस सीवियर फॉर द हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव देन द वर्टिकली पोलराइज्ड वन। तो अर्थ का जो इम्परफेक्शन रहता है वो कम रहता है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में, वर्टिकल में ज्यादा रहता है। Such a second reason, the second reason is that the horizontal polarization ensures less interference due to the man-made noise। man-made noise जो रहता है उससे interference कम होता है horizontal polarization में, such as noise generated by the automobile ignition system, electrical equipment। This is because all this noise or interference is vertically polarized। okay, ये जो नॉइज सिग्नल रहता है वो वर्टिकली पोलराइज रहता है, और हमारा सिग्नल अगर हॉरिजॉन्टली पोलराइज रहा तो ये नॉइज सिग्नल हमारे ओरिजिनल सिग्नल जो रहता है उसको उसको डिग्रेडेशन उसका नहीं कर सकते, वो लेस अफेक्ट होता है उस नॉइस की वजह से। दिस दस ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन दिस इंटरफेरेंस कैन बी मेड लेस इफेक्टिव। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये नॉइस का जो इंट्रोडक्शन है या जो इंटरफेरेंस होता है सिग्नल का वो हम कम कर सकते हैं, या उसको अदर लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज लेस इफेक्टिव। नॉइस का जो इफेक्ट है वो लेस रहता है अगर हमने सिग्नल को हॉरिजॉन्टली पोलराइज किया तो। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्पेस वेव। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोवेव लिंक के लिए यूज किया जाता है, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में तो ऑलरेडी उसका यूज होता ही है। डिफरेंट सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज अ डक्ट प्रोपेगेशन। अब डक्ट मतलब क्या, डक्ट किसको बोलते हैं, डक्ट मतलब एक सपोज एक पाइप रहता है फॉर एग्जांपल, तो पाइप के अंदर की जो स्पेस रहती है उसको डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पाइप है, यहाँ पे ऐसा पाइप वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे डक्ट किससे फॉर्म होती है, आयनोस्फीयर की वजह से फाइन होती है।
वो क्रिएट होती है। डक्ट प्रोपेगेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ फेनोमेना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर रिफ्रैक्शन। उसको सुपर रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। डक्ट प्रोपेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर रिफ्रैक्शन। इट इज ऑब्जर्व्ड एट वेरी हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। द डक्ट प्रोपेगेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। वो वेरी हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कुछ गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वो फॉर्म होती है। एज द हाइट अबो द अर्थ इंक्रीजेस, अर्थ के अबो अगर हाइट इंक्रीज होती है, द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस ग्रेजुअली एंड लिनियरली। देखो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, हाइट अगर जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कम 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 होती जाती है। ओके, तो उससे कम होने के कारण क्या होता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस ग्रेजुअली एंड लिनियरली, वो ग्रेजुअली और लिनियरली चेंज होते रहता है। हाउएवर अंडर सर्टेन स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अ लेयर ऑफ वार्म एयर मे गेट ट्रैप्ड अबव द कूल्ड एयर, कूलर एयर। दिस जनरली हैपन्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, जो वार्म एयर रहती है, मतलब गर्म हवा जो रहती है, गर्म हवा का वेट जो कूल एयर है उससे कम रहता है। तो व्हेन द वार्म वाटर गेट्स, समटाइम वार्म वाटर गेट्स ट्रैप्ड ओवर द कूल वाटर। ये कहाँ पे होता है, जो समुद्र का जो सरफेस होता है, वो सरफेस के ऊपर। ओके, तो समुद्र के सरफेस के ऊपर क्या होता है, जो वार्म एयर रहती है वो कूल एयर के ऊपर ट्रैप होती है। ड्यू टू दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है more rapidly with height than usual. This can happen near the ground as well as normally within the distance of 30 meters above the surface. सरफेस के 30 मीटर ऊपर होता है ये इफेक्ट। जो हमें मालूम है कि जो गर्म हवा रहती है वो कभी भी ऊपर रहती है, और जो ठंड हवा रहती है कूल, वो नीचे रहती है। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा का जो वेट रहता है वो कम रहता है, और जो ठंड हवा रहती है उसका वेट ज्यादा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो गर्म हवा रहती है वो ठंड हवा के ऊपर ट्रैप हो जाती है, उसका गर्म हवा का एक लेयर फॉर्म होता है। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डिक्रीज होता है। गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है और कूल एयर का ज्यादा रहता है। माइक्रोवेव्स are thus continuously reflected inside the duct and reflected back by the conducting ground or water surface. जो माइक्रोवेव क्या रहती है, रिफ्रैक्टेड इनसाइड द डक्ट एंड रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट होना मतलब उसी मीडियम में चले जाना, और रिफ्लेक्ट होना मतलब वो मीडियम के, दो मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में आना। बैक बाय द कंडक्टिंग ग्राउंड और वेस्ट वाटर सरफेस। These waves then propagates around the curvature of the earth over the distance of 1000 किलोमीटर और sometime more। तो कभी कभी 1000 किलोमीटर तक भी वो रहता है। Thus for the duct propagation to takes place, the temperature inversion must takes place as explained above। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या, गर्म हवा ऊपर ट्रैप होना कूल एयर के ऊपर। द रीजन इन विच द सुपर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज डक्ट। द डक्ट कैन बी फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस और sometime or at some height from it. It is then called as the elevated duct as shown in the figure। देखो ये फिगर में आपको समझ में आ जाएगा, ये अर्थ सरफेस है, और ये अर्थ सरफेस में क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक डक्ट फॉर्म होगा। डक्ट मतलब एक गर्म हवा का एक, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एक लेयर फॉर्म हो गई। तो ये ऊपर गर्म हवा होने के कारण ये नीचे कूल एयर है, तो यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, रिफ्रैक्ट, सुपर रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण, ऊपर गर्म हवा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ पे कूल एयर है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, ये कम ज्यादा होने के कारण ये सिग्नल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हम हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे, दैट इज ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसमें आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और यहाँ पे ऊपर कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्नल ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और ये डक्ट में ये सिग्नल ऐसा ट्रैवल होगा, होप करेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जैसा। दैट इज कॉल्ड डक्ट प्रोपेगेशन। समटाइम क्या होगा, अगर ऊपर अगर डक्ट फॉर्म हो गई स्पेस में, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हमने यूज़ किया, सिग्नल को एलिवेट कर दिया, तो वो ऊपर जो स्पेस में जो डक्ट फॉर्म है उस स्पेस से भी वो सिग्नल ऐसा
होप मल्टीपल होप में ट्रैवल होगा, उसको एलिवेटेड डक्ट बोलते हैं। ओके, ये ट्रांसमीटर है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ के नियर भी डक्ट फॉर्म होती है, उससे भी सिग्नल, उसमें उसके अंदर भी सिग्नल ट्रैवल होता है, और समटाइम जो ऊपर डक्ट फॉर्म होती है वहां से भी सिग्नल वैसा ट्रैवल होता है मल्टीपल होप में। It is important to note that the duct propagation can take place only for very high frequencies in gigahertz range. Gigahertz range, giga मतलब 10 raised to power 9 hertz, that is only at micro frequencies. ये micro frequency में ही duct propagation होता है, ये याद रखो। The next is a tropospheric scatter propagation. अब tropospheric scatter propagation में क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है। यहाँ पे सपोज ये बैक्स, ये अर्थ है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्कैटर वॉल्यूम है सपोज। तो सिग्नल जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे स्कैटर होता है, स्कैटर होने के बाद ये वापस मल्टीपल पाथ में ये वापस आता है, तो रिसीवर में उसको रिसेप्शन होता है। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। दिस टाइप ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रोपोस्कैटर और फॉरवर्ड स्कैटर। स्कैटर होना मतलब क्या, एक वेव का मल्टीपल वेव में कन्वर्शन होना मतलब सपोज ये वेव यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सपोज कोई ऑब्स्टेकल है, ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये जो वेव है वो मल्टीपल इसमें रेज में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रेज में कन्वर्ट होती है, ऐसा उसको बोलते हैं स्कॅटर होना। विखुर्ण म्हणतो त्याला मराठीत आपण, विखुर्ण, इट इज अ स्कॅटर। This uses the tropospheric propagation is used to obtain the propagation of UHF signal beyond the horizon. It uses the property of troposphere. ये troposphere एक लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की, which is nearest portion of the atmosphere. It is about 15 kilometer above the earth surface. अर्थ सरफेस के 15 किलोमीटर ऊपर रहती है। The tropospheric scatter propagation can be explained in figure 6.10.1. यहाँ पे दिया है फिगर 6.10.1 ये फिगर। Okay. Two directional antennas are placed at point T and R so that their beams will intersect each other midway above the horizon. ये ऐसे प्लेस किए है कि उनकी जो ट्रांसमिटेड बीम रहेंगी वो होरिजोन के मिडवे में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी। द ट्रांसमिटिंग यूएचएफ एंटेना, यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहता है, गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी रहती है जिसकी, at T beams up the energy. The transmitting UHF antenna beams up the energy. Beams up मतलब उस एनर्जी की बीम ट्रांसमिट करेगा। The energy will be scattered by the atmosphere, by the troposphere in different direction as shown in figure. तो ट्रोपोस्फेयर क्या करेगा, उस एनर्जी को स्कैटर करेगा। Sufficient radio energy is guided toward the receiving UHF antenna R. This happens due to the forward scatter as shown in the figure. The receiving antenna will receive the radiation. Thus, tropospheric scatter propagation can become useful. Okay. Sufficient radio energy is guided toward the receiving UHF antenna R. This happens due to the forward scatter as shown in figure. The receiving antenna will receive the radiation. Thus, tropospheric scatter propagation can become a useful communication. यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रोपोस्फेयर उस वेव को स्कैटर करता है और कुछ मल्टीपल रेज जो रहते हैं कुछ ऊपर चले जाते हैं वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर से, और कुछ रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस पे आते हैं, तो उसको हम फिर रिसीव करते हैं। द रीजन फॉर द स्कैटरिंग इज not fully known. There are two theories suggested. One of them suggests that scattering takes place due to the reflection from the blobs in the atmosphere. ये जो एटमॉस्फेयर के ब्लॉब रहते हैं उससे वो रिफ्लेक्ट होता है। This is similar to the scattering of the searchlight beam by the dust particle. Dust particle जैसे लाइट वेव को स्कैटर करते हैं, जिससे हमें रेनबो वगैरह दिखता है। The other theory suggests that scattering is due to the reflection from the atmospheric layer. उसके डिफरेंट थ्योरीज है कि वो वेव स्कैटर होकर रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं। दिस फेनोमेना इज परमानेंट एंड नॉट अ स्पोरेडिक वन। द फ्रीक्वेंसीज मोस्ट कॉमनली यूज आर 900 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी पे जनरली ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपेगेशन होता है। द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटर विल रिसीव बाय
receiver is the small percentage of the incident power, hence very high transmitting power antenna needed. अब जो स्कैटर होने वाली जो वेव रहती है, अब यहाँ ट्रांसमीटर ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो स्कैटर होने के बाद जो सिग्नल रिसीव होगा यहाँ पे, उसकी एनर्जी बहुत कम रहती है, स्ट्रेंथ कम रहती है, इसलिए हाई पावर ट्रांसमिटिंग एंटेना यूज करना यहाँ पे नेसेसरी है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन. एडवांटेजेस क्या है उसके? एडवांटेजेस ऑफ scatter propagation is that it is not affected by the abnormal phenomena that affect the skywave propagation. Hence it is very reliable type of communication. जैसे skywave propagation में जो different obstacles आते हैं, ionospheric layer का कम ज़्यादा होना, वो उसमें नहीं होता. It is used to provide the long distance telephone and other communication link in the unaccessible area. जो unaccessible area रहता है, remote area रहता है, वहाँ पे communication के लिए use होता है. It is used as an alternative to the microwave link और coaxial cable. माइक्रोवेव लिंक और कोएक्सियल केबल के लिए एक अल्टरनेटिव बोल के उसका यूज किया जाता है. फेडिंग इन ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ प्रोपेगेशन इज सब्जेक्ट टू द टू फॉर्म्स ऑफ फेडिंग, फास्ट एंड स्लो. फास्ट फेडिंग ऑकर्स मेनी टाइम्स पर मिनट एंड द एसोसिएटेड सिग्नल वेरिएशन इज मोर देन 20 dB. सिग्नल वेरिएशन अगर 20 dB से ज्यादा हो रहा है तो फास्ट फेडिंग होता है. इट इज नोन एज रिले फेडिंग, उसको रिले फेडिंग भी बोलते हैं. एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मल्टीपाथ प्रोपेगेशन. मल्टीपाथ प्रोपेगेशन अगर सिग्नल का जब होता है तो ये फास्ट फेडिंग ऑकर होती है. सेकंड टाइप ऑफ फेडिंग इज वेरी स्लो. इट ऑकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन along with the second type of fading is very slow. It occurs due to the variation in the atmospheric condition along the path. The space diversity systems are therefore employed to reduce the effect of fading. हमें मालूम है फेडिंग रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस डाइवर्सिटी यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ग्राउंड स्काई एंड स्पेसियो प्रोपेगेशन. ग्राउंड स्काई और स्पेसियो प्रोपेगेशन का कंपैरिजन देखेंगे हम. देखो, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन 30 किलोहर्ट्ज 30 किलोहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज में एग्जिस्ट होता है. स्काई वेव प्रोपेगेशन 3 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज और स्पेसियो प्रोपेगेशन अबो 30 मेगाहर्ट्ज. ग्राउंड वेव में क्या होता है, इट यूजेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसमें शॉर्ट वेव रेंज, और इसमें इट इज यूज फॉर टीवी एंड एफएम ब्रॉडकास्टिंग. ग्राउंड वेव्स आर वर्टिकली पोलराइज. स्काई वेव भी वर्टिकली पोलराइज रहता है और स्पेस वेव हॉरिजॉन्टली पोलराइज रहता है. ग्राउंड वेव विल टिल्ट प्रोग्रेसिवली एंड इवेंचुअली डाई. ये टिल्टिंग की वजह से डाई होती है, तो रेंज की लिमिट रहती है. ट्रांसमिशन पाथ इज लिमिटेड बाय द स्किप डिस्टेंस. स्किप डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है. और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन पाथ इज लिमिटेड बाय द लाइन ऑफ साइट और रेडियो होरिजॉन. ग्राउंड वेव्स आर सरफेस वेव विच ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के सरफेस से ट्रेवल होते हैं. ये स्काई वेव कैसे ट्रेवल होता है, आयनोस्फीयर की वजह से, और स्पेस वेव ट्रेवल होते हैं स्ट्रेट लाइन में. द सर्विस रेंज इज फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक उसकी सर्विस रेंज रहती है ग्राउंड वेव की. इसकी स्काई वेव की कुछ 1000 किलोमीटर तक, फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. और लाइन ऑफ साइट की इज नॉट मोर देन 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रहती. पावर लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन बाय द ग्राउंड वेव एंड ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द वेव. वेव की टिल्टिंग और ग्राउंड वेव के एब्सॉर्प्शन से उसकी पावर लॉस होती है ग्राउंड वेव की. इसकी पावर लॉस आयनोस्फेरिक लेयर की वजह से होती है स्काई वेव की, और इसकी पावर लॉस ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द टॉल एंड मैसिव ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग्स, ट्रीज, माउंटेन की वजह से होता है. प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इज नॉट सीवर. इसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता. प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इसमें बहुत ज्यादा होता है स्काई वेव में, और फेडिंग इसमें ज्यादा सीवर नहीं होती है स्पेस वेव में. एप्लीकेशंस इन मीडियम वेव बैंड रेडियो, ग्राउंड वेव का, स्काई वेव का शॉर्ट वेव बैंड रेडियो, और इसका जो है टीवी ट्रांसमिशन, एफएम ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन का. लिमिटेशंस क्या है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के? लिमिटेड रेंज, टॉल एंटेना उसको लगते हैं, हाई ट्रांसमिशन पावर एंटेना लगता है उसको. और स्काई वेव में स्किप डिस्टेंस, पावर लॉस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द लेयर्स, जो एनोस्फेरिक लेयर से एब्सॉर्प्शन होता है वेव का, ये उसका प्रॉब्लम है, लिमिटेशन से. और स्पेस वेव में है डिस्टेंस रेंज इज लिमिटेड. फेडिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू रेन एंड फॉग.
रेन फॉग की वजह से क्या होता है, फेडिंग होता है. दैट इज द प्रॉब्लम और लिमिटेशंस ऑफ द स्पेस वेव प्रोपेगेशन. So this completes your unit of wave propagation. So next is our antennas. That is our last unit of this subject of this course. That we will see in our next lecture. If you have any doubt in this, you can ask.